अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 16 को कंटिन्यू किए हैं और आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे और वो छोटा सा टॉपिक है चोक। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम लोगों ने चोक जो है उसको डिफ़ाइन करना है और उसको अंडरस्टैंड करना है कि चोक क्या है और उसमें किस किस्म का एक फिनोमिना जो है वो होता है जिसकी वजह से इसको हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है और इसके बारे में हमें डिस्कशन जो है उसके लिए कहा गया है। तो बच्चों हम डायरेक्ट अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चोक, सबसे पहले मैं चोक को डिफ़ाइन करता हूँ और फिर उसके बाद इसकी डिस्कशन करते हैं कि चोक जो है उसमें क्या होता है और किस तरह से होता है। ऑलराइट बच्चों, तो चोक को अगर हम मैं डिफ़ाइन करूँ तो चोक जो है दैट इज़ अ कॉइल विच कंसिस्ट ऑफ, अ चोक इज़ अ कॉइल, यहाँ से मैं अल्फाज इस तरह से लिखता हूँ, अ चोक इज़ अ कॉइल consists of thick copper wire wound in a large number of turns. Thick copper wire wound in a large number of turns over a soft laminated core, soft laminated iron core। इस तरह से जो हम लोग एक चोक को डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसके लिए जो वर्ड्स हैं वो इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो अचोक जो है, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया, मैंने यहाँ पे लिखा कि एक चोक जो है दैट इज़ अ कॉइल, राइट, और इस कॉइल में एक थिक कॉपर वायर यूज़ होगी और लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इसके, और उसके लिए सॉफ्ट लैमिनेटेड आयरन कोर जो है वो बनाई जाएगी। तो इस तरह से एक चोक जो है वो बनती है। अब जो जितने भी वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं, इन वर्ड्स को हम एक्सप्लेन करते हैं और इनको अंडरस्टैंड करते हैं। एक चोक जो है जो उसमें उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, राइट। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ अ चोक हैज़ स्मॉल रेजिस्टेंस। इसको हम किस तरह जस्टिफाई करेंगे? एक चोक की रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है। चोक की रेजिस्टेंस इसलिए स्मॉल होगी क्योंकि जो भी यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट इज़ मेड अप ऑफ थिक कॉपर वायर। जो थिक कॉपर वायर होती है उस वजह से चोक की जो रेजिस्टेंस होगी वो स्मॉल होगी। ठीक है बच्चों, इसकी रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं ये स्मॉल है। तो जो जैसा कि आपको पता है जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज़ इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये फार्मूला है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस से मुतल्लिक। इसमें जो आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है किसी भी वायर की आर, उस रेजिस्टेंस आर का जो ए के साथ रिलेशन है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ दैट इज़ इनवर्स। जब हम कहते हैं थिक कॉपर वायर, सो दैट मीन्स उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो ज़्यादा होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने से फिर उसकी वायर की जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी। ऑलराइट, सो अ चोक हैज़ स्मॉल रेजिस्टेंस। दूसरी बात जो ये है कि अ चोक हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। अ चोक हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, ये भी आपने याद रखना है। ऑलराइट, तो लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस जो है इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि फर्स्ट के जो हमारे पास एक कॉइल है, लेट्स से दिस कॉइल इज़ अ चोक। तो इस कॉइल में हम लोग जानते हैं कि इसको जब किसी एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो इसका जो फ्लक्स होगा एन फाई दैट इज़ इक्वल्स टू एल आई। तो यहाँ से अगर हम लोग एल की वैल्यू जो है जो कि इसकी इंडक्टेंस होगी अगर उसको कैलकुलेट करें तो दैट इज़ इक्वल्स टू एन फाई अपॉन आई। अब यहाँ पे अगर जो फाई की वैल्यू हम पुट करें दैट इज़ फ्लक्स दैट इज़ इक्वल्स टू बी ए ओवर आई, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एल है दैट इज़ इक्वल्स टू एन और बी की वैल्यू अगर हम लगाएं तो म्यू नॉट एन आई ओवर आई। तो यहाँ से अगर आई कैंसिल हो जाए तो वी गेट ओनली इक्वल्स टू एन
म्यू नॉट इंटू एन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडक्टेंस है दैट डिपेंड्स ऑन स्मॉल एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो जो जितने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज़्यादा होंगे उतनी उस कॉइल की जो इंडक्टेंस है वो ज़्यादा होगी। तो इस डेफिनेशन में मैंने जो लिखा कि थिक कॉपर वायर दैट मीन्स इट हैज़ स्मॉल रेजिस्टेंस, राइट, स्मॉल आर। फिर मैंने लिखा लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स दैट मीन्स लार्ज वैल्यू ऑफ एल, इंडक्टेंस उसकी ज़्यादा होगी ओवर अ सॉफ्ट लैमिनेटेड आयरन, सॉफ्ट लैमिनेटेड आयरन कोर। ऑलराइट बच्चों, तो इसका जो कॉइल है, इस कॉइल की प्रॉपर्टी ये है, इसमें ये दो बातें तो हमने शामिल कर ली कि स्मॉल रेजिस्टेंस है और लार्ज इंडक्टेंस है। अब इसमें जो असल बात है बच्चों वो ये कि जो चोक होती है दैट कंज्यूम्स अ वेरी नेग्लिजिबल वैल्यू ऑफ पावर। ये बहुत स्मॉल, मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो हम कह सकते हैं कि किसी भी चोक में जो पावर कंजम्पशन होती है या पावर यूज़ जो होती है दैट इज़ ज़ीरो एंड इट इज़ यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अब इस पे मैं आपसे डिटेल में बात करता हूँ। दो बातें अब मैंने आपसे कहीं, दोनों बातें अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि पहली बात मैंने जो आपसे ये कही कि अ चोक कंज्यूम्स वेरी स्मॉल पावर इन एनी एसी सर्किट। इसके लिए जो आप देखें कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास लेट्स से एक मैं चोक जो है एक कॉइल बनाता हूँ और फिर उस कॉइल को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करता हूँ। फ़र्ज़ करें जो ये हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल को हमने एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इस एसी सोर्स के साथ जब इस कॉइल को कनेक्ट किया तो इसको हम चोक जो है वो कहेंगे कि जिस वक्त इसमें जो पावर कंजम्पशन होगी दैट इज़ ज़ीरो। अब ये जो सोर्स हमने अटैच किया है, लेट्स से दिस सोर्स हैज़ एन आरएमएस वैल्यू ऑफ वी विच इज़ वी आरएमएस and it has a current IRMS flowing through this coil, right? तो हम ये जानते हैं कि किसी भी इंडक्टर में जब उसको हम किसी ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके करंट और उसके जो वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, उसमें फेज़ डिफरेंस होता है। और अगर इस फेज़ डिफरेंस को ग्राफिकल फॉर्म में मैं आपके सामने बनाऊं तो लेट्स से इस तरफ हम टाइम लेते हैं और इस तरफ हम V और I की वैल्यूज़ लेते हैं। तो इसको अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं, लेट्स से द करंट इज़ शोन बाय दिस ऑल्टरनेटिंग साइकिल, ये ऑल्टरनेटिंग करंट साइकिल है और इसमें जो वोल्टेज है लेट्स से उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं इस लाइन से, ब्लैक लाइन से। तो वी नो दैट कि किसी भी इंडक्टर के लिए या किसी भी चोक के लिए जो करंट और वोल्टेज होता है उनके दरमियान फेज़ डिफरेंस होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट को अगर आई से और वी को, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मैं वी से रिप्रेजेंट करूँ तो क्लियरली हमें ये नज़र आता है कि दोनों के बीच में जो फेज़ डिफरेंस है दैट इज़ π/2। द मोमेंट व्हेन करंट इज़ ज़ीरो, द मोमेंट एट द सेम मोमेंट द वैल्यू ऑफ वी इज़ मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम देखते हैं कि किस तरह से पावर कंजम्पशन जो है वो यहाँ पर ज़ीरो होगी। अब हमें इस चीज़ का पता है कि जो पावर आउटपुट है या किसी भी एसी सर्किट में जो पावर है दैट इज़ P एंड दैट इज़ एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ V टाइम्स I। अब अगर हम पावर को V टाइम्स I से कैलकुलेट करें तो हम ये देखते हैं कि इस पूरे एसी साइकिल में ये एक एसी साइकिल है करंट का और एक एसी साइकिल है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का। तो हम ये देखते हैं कि इस एक साइकिल के अंदर जो ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस हैं उनकी वैल्यूज़ किस तरह से वेरी करती हैं। लेट्स से कि मैं अगर इसको मार्क कर लूँ एक नंबर से, तो करंट की वैल्यूज़ को मैं A, B या इसको किसी और कलर से अगर मार्क करूं ताकि अच्छी तरह से ये विजिबल हो, तो लेट्स से कि हमारे पास जो करंट है दैट इज़ A, B, C, D एंड E, इट हैज़ डिफरेंट मार्क्स। ठीक है, इस तरह से करंट की वैल्यू है। और जो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू है लेट्स से दैट इज़ P, दैट इज़ शोन बाय और दैट इज़ रिटन बाय सम अदर number. This is P, let's say this is P, this value is Q, this is R, this point is S and this point is T। तो इस तरह से अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो हमें समझना थोड़ा सा आसान होगा। तो इसमें जो हम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास एसी साइकिल हैं दोनों, उसमें मैं इसमें लिखता हूँ फर्स्ट क्वार्टर
राइट। इसको मैं ले लेता हूँ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ AC साइकिल्स। दोनों AC साइकिल्स का फर्स्ट क्वार्टर अगर हम ले लें तो करंट के लिए जो फर्स्ट क्वार्टर है दैट इज़ फ्रॉम A to B। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं करंट की वैल्यू जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में A to B है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ AC। और जो पोटेंशियल या वोल्टेज की वैल्यू है फर्स्ट क्वार्टर में, उसकी वैल्यू मूव करती है फ्रॉम P to Q। आप देख सकते हैं ग्राफ में करंट चेंजेस फ्रॉम A to B इन द फर्स्ट क्वार्टर एंड वोल्टेज चेंजेस फ्रॉम P to Q। करंट की वैल्यू इस फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव है और वोल्टेज की वैल्यू इस फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव है, राइट। इन द सेंस, पॉजिटिव इन द सेंस कि दोनों की V की और I की वैल्यूज़ जो है ये अबव द लाइन है। ये जो T हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उससे अबव जो है इस साइकिल में जो भी वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और बिलो द लाइन, बिलो द एक्सिस जो भी लाइन होंगी, जो भी वैल्यूज़ होंगी V और I की, वो नेगेटिव होंगी। तो चूंकि ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर मैं पावर आउटपुट कैलकुलेट करूँ V इंटू I से, सो दैट पावर आउटपुट मस्ट बी पॉजिटिव। इसका मतलब है द मोमेंट when alternating voltage and current are in their first quarter, at that moment the power is positive, means the inductor or the coil gains power, right। तो हम ये कहेंगे कि ये जो इंडक्टर है या ये जो कॉइल है या ये जो चोक हम जिसको भी कहेंगे, ये फर्स्ट क्वार्टर में ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के पावर गेन करता है। बोथ V एंड I आर पॉजिटिव। इसी तरह जो हम कहते हैं सेकेंड क्वार्टर में, इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द AC साइकिल, हम ये देखते हैं कि जो करंट की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ करंट इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ फ्रॉम B to C। ग्राफ में देखें तो करंट की वैल्यू B से C होगी, विच इज़ अबव द एक्सिस, तो दैट वैल्यू इज़ पॉजिटिव। और फिर हम देखते हैं वोल्टेज की जो वैल्यू है, दैट वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज़ फ्रॉम वेरीज फ्रॉम Q to R विच गोज बिलो द एक्सिस, तो इसकी वैल्यू जो होगी दैट विल बी नेगेटिव। और इस क्वार्टर में अगर हम पावर आउटपुट फाइंड करेंगे, सो दैट पावर will be, that power P is equals to product of V and I. So in that case, one value is positive, the other value is negative, so the net answer of power is negative. तो इस negative power means in the second quarter the inductor, the coil or choke loses power, ठीक है जी, it lost the power. So the second quarter this inductor lost the power. इसी तरह से अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वार्टर में, तो वी सी दैट कि इसके थर्ड क्वार्टर में जो कि करंट है, इसके थर्ड क्वार्टर में जो करंट की वैल्यू है वो चेंज होती है फ्रॉम C to D एंड दैट वैल्यू ऑफ करंट इज़ नेगेटिव, ठीक है बच्चों। और जो वोल्टेज है, सो द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन द थर्ड क्वार्टर इज़ फ्रॉम R to S, राइट। सो दैट गोज फ्रॉम R to S एंड दिस वैल्यू इज़ ऑल्सो नेगेटिव। सो जब हम पावर कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ V इंटू आई, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ V इज़ नेगेटिव, द वैल्यू ऑफ I इज़ नेगेटिव। सो द आंसर ऑफ दिस बोथ नेगेटिव नंबर्स इज़ पॉजिटिव। इसका मतलब है कि थर्ड क्वार्टर में इस ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के थर्ड क्वार्टर में पावर पॉजिटिव है, सो दिस कॉइल, इंडक्टर और चोक अगेन गेन्स पावर, राइट। हम कहेंगे दोबारा इसने पावर जो है वो गेन होगी, इसमें पावर इसमें दोबारा से आएगी, ऑलराइट। उसके बाद जो फोर्थ क्वार्टर जो है, इन द फोर्थ क्वार्टर, राइट, फोर्थ क्वार्टर द वैल्यू ऑफ करंट इन द फोर्थ क्वार्टर गोज D to E, ठीक है, तो D to E and that is still negative below the axis from D to E, and the value of voltage is from S to T. So from S to T the value of voltage is positive. So we get P is equal to V multiplies I. We get P equals to, one number is positive, the other is negative. V is positive, I is negative. So we get power equals negative. So power negative means the inductor or the coil has losses power. Alright. तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको अब हम समराइज करें इन सारी बातों को, तो इनकी जो समरी है वो जो ये बनी कि
किसी भी इंडक्टर, कॉइल, ये चोक जिसको अभी हम कहते हैं, इसको जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ, ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ अटैच करते हैं, तो पहली बात ये कि दोनों में इसके साथ अटैच करने पर इसके अक्रॉस, इस इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसमें से जो करंट पास करेगा, बोथ हैव फेज डिफरेंस, दोनों का फेज डिफरेंस होता है, और वो फेज डिफरेंस कितना होता है, दैट इज़ π/2, और उस π/2 में जो है वो जो V जो है वो लीड करता है और I जो है वो लैग करता है। उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। दोनों का मैंने एक साइकिल ड्रॉ किया है, करंट का भी और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का भी, और उसमें हमने ये देखा कि इस एक साइकिल में जो मतलब क्वार्टर में हमने इसको डिस्कस किया, एक साइकिल के 4 पार्ट्स किए, उसमें फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। उसमें हमने ये देखा कि फर्स्ट क्वार्टर में इसके अंदर पावर ऐड हुई थी, इट गेन्स पावर, सेकंड क्वार्टर में लॉस हो गई पावर, और थर्ड क्वार्टर में इसने फिर पावर गेन की और फोर्थ में इसने पावर लॉस की। तो दैट मीन्स कि ये जो इंडक्टर है, इसने इस एक साइकिल के अंदर 2 टाइम्स जो है 2 बार इसने पावर गेन की और 2 बार इसने पावर लॉस की। सो जब हम कहते हैं व्हाट इज द नेट पावर, net power stored in this inductor, so the net power stored in the inductor is 0. So this becomes choke. The choke is a coil that is made up of thick copper wire, have a large number of turns, जिसका मतलब इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, small resistance होगी. So this choke coil when connected across AC, it consumes वेरी स्मॉल पावर और नेग्लिजिबल स्मॉल पावर और ज़ीरो ऑलमोस्ट इन आइडियल केस, क्योंकि इसकी जो इंडक्टर होता है इसकी रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है, ज़ीरो नहीं होती, इसलिए पावर कंजम्पशन जो है वो कभी ज़ीरो नहीं होगी। लेकिन चूंकि एक्सट्रीमली स्मॉल रेजिस्टेंस है तो हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीमली स्मॉल लॉस ऑफ पावर जो है उस सेंस में हम कह सकते हैं, और आइडियल केस में हम कह सकते हैं कि इसमें जो पावर लॉस है वो ज़ीरो है। तो ये चोक की एक एबिलिटी है या एक कैरेक्टरिस्टिक है जो इसको डिफरेंट करती है इंडक्टर से। जब हम इंडक्टर हमने स्टडी किया था तो द इंडक्टर वॉज अ कॉइल विच स्टोर्स एनर्जी, और याद रखिए कि इंडक्टर में और चोक में यही डिफरेंस है कि जो इंडक्टर है दैट स्टोर्स एनर्जी ड्यूरिंग 1 क्वार्टर ऑफ AC। जो इंडक्टर है वो किसी एक क्वार्टर में काम करेगा, उसके लिए ये चारों क्वार्टर्स नहीं होंगे। तो किसी एक क्वार्टर में जिसमें करंट 0 से मैक्सिमम हुआ, या दूसरा क्वार्टर जिसमें करंट मैक्सिमम से 0 हुआ, इंडक्टर सिर्फ उस ड्यूरेशन में काम करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। जो चोक है वो उससे इस सेंस में डिफरेंट है कि इट वर्क्स ऑन द 4 क्वार्टर ऑफ AC, ये पूरे एक साइकिल पे काम करेगी, और पूरे साइकिल में इसकी जो नेट पावर कंजम्पशन है वो 0 होगी। तो इंडक्टर के अंदर पावर कंजम्पशन होगी, राइट, क्योंकि वो एक क्वार्टर में काम करेगा और किसी एक क्वार्टर में तो पावर होगी उसमें, आइदर इट गेन्स और इट लॉसेस। लेकिन कंप्लीट एक साइकिल के लिए जो पावर नेट पावर कंजम्पशन है वो 0 होगी। सो दैट मेक्स एन इंडक्टर डिफरेंट फ्रॉम अ चोक। ठीक है बच्चों। सो चोक इज अ कॉइल, यस, इट इज़ मेड अप ऑफ थिक कॉपर वायर एंड हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ओवर अ सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर। आयरन के ऊपर इसको लैमिनेट करते हैं, विच मीन्स इट हैज़ ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड। तो इट कंज्यूम्स एक्सट्रीमली स्मॉल पावर, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जो आपने याद रखनी है, जो मेन पॉइंट है इसको चोक को डिस्कस करने का। सो इट कंज्यूम्स एक्सट्रीमली स्मॉल पावर। और दूसरा जो ये है कि इसमें जो इसका मेजर यूज़ है वो ये है कि इट इज़ यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। बिल्कुल जिस तरह से किसी डीसी सर्किट में अगर हमने करंट को कंट्रोल करना हो तो उसमें हम एक रेजिस्टर यूज़ करते हैं, राइट। तो अगर हमारे पास एक बैटरी है, लेट्स से दिस इज़ अ डीसी सोर्स, और जिस तरह से हम एक रेजिस्टर को इसके साथ कनेक्ट करते हैं और फिर इसमें जो करंट है उसके फ़्लो को इस रेजिस्टर की वैल्यू से कंट्रोल करते हैं, अगर ये वेरिएबल रेजिस्टर है, तो जिस तरह से किसी डीसी सर्किट में एक वेरिएबल रेजिस्टर या एक रेजिस्टर करंट के फ़्लो को कंट्रोल करता है, उसी तरह से जो इंडक्टर है या जो चोक है, इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। और उसमें जो एक बात जो है वो ये भी है कि किसी भी इंडक्टर की जो रिएक्टेंस होती है विच इज़ XL इक्वल्स टू ओमेगा L, और फिर उसको हम कह सकते हैं 2πfL। इसमें अगर आप देखें तो रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी दोनों का आपस में एक रिलेशन है, और आप ये देख सकते हैं कि जितना फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना इस इंडक्टर की रिएक्टेंस ज़्यादा होगी, और जितनी रिएक्टेंस ज़्यादा होगी उतना करंट जो है वो कम होगा। अब करंट का अगर रिएक्टेंस के साथ रिलेशन देखें तो वो रिलेशन इन्वर्स है। ठीक है बच्चों, ये आप देख सकते हैं I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू XL। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है डेफिनेटली उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है,
ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने पर इस इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगी, और रिएक्टेंस ज़्यादा होने पे जो करंट है वो कम हो जाएगा। अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी को कम कर दें तो करंट की रिएक्टेंस, जो इसकी इंडक्टर की रिएक्टेंस है वो कम हो जाएगी, तो करंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस सेंस में ये जो इंडक्टर है ये कंट्रोल करता है ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को, राइट। और उसमें भी यही बात कि फ्रीक्वेंसी अगर हम चेंज करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो उस पर फिर डिफरेंट करंट जो है वो इस सर्किट के अंदर फ्लो करेगा, क्योंकि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर इस इंडक्टर की जो रिएक्टेंस होगी दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो दो बातें हैं इसमें कि हम इस इंडक्टर को चोक क्यों कहते हैं। ये चोक जो है उसकी जो दो खास बातें हैं वो ये हैं, नंबर एक, इट कंज्यूम्स एक्सट्रीमली स्मॉल पावर, एंड नंबर सेकंड, इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट को कम या ज़्यादा हम इसकी मदद से कर सकते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके। ऑलराइट बच्चों, आपकी बुक में एक शॉर्ट पैराग्राफ है इसके ऊपर, तो आप इसको जस्ट ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप इसका चोक का आइडिया, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो, आपने कोई पूछना हो इसके बारे में, तो मुझे कमेंट या टेक्स्ट मैसेज करें, और इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। ऑलराइट, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब भी करें, इसलिए कि नेक्स्ट जो लेक्चर वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको आएँ और आप लोग उन लेक्चर वीडियोज़ को भी देख सकें। ऑलराइट बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13 तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अच्छा सा पढ़ते रहें बच्चों। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।